प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर को आकर्षण का केंद्र बनाने की बात कही। वहीं स्टार्टअप्स स्पेस के सीईओ और फाउंडर से बातचीत के दौरान कहा कि एयर स्पेस ऐसा होना चाहिए कि देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने और दूसरे देशों के लोग भी भारत में आकर स्टार्टअप स्पेस में काम करना चाहें। इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए इस दिशा में काम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के दौरान बातचीत के दौरान कही है। एयर स्पेस को और ज़्यादा आकर्षण करने पर जोर दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, ताकि दूसरे देशों के लोग भी अपना भविष्य या अपना कैरियर भारत में आकर स्टार्टअप स्पेस में कर सकें। भारत को स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं। हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट को, वो इंजन्स बनाते हैं। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर, कि इंडिया का कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज़्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट दिल्ली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी इलेक्शन नीति को धार देने में लगी हुई है। यही वजह है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी शनिवार को जीत का मंत्र दिया, वहीं आज बीजेपी के बहुत से महासचिवों, सचिवों और अलग अलग राज्यों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्षों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे हैं महामंथन। बहुत ही बढ़िया सर, इसके अलावा और किन किन मुद्दों पे चर्चा? क्या पंजाब विधानसभा चुनाव पर भी कोई डिस्कशन हुआ? ए भाई टूट जाए, नीचे आईडी करो ना मैडम, आईडी नीचे करो। सेवा संकल्प अभियान चलने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ बात आईडी नीचे करो, आईडी नीचे आए करो। तो चुनाव को लेकर क्या आगामी कोई बैठक हो सकती है आने वाले पंजाब में? होगी सेवा संकल्प। आज अलग अलग तरीके घटनात्मक की बैठक थी और मोदी जी के देश 7 अक्टूबर को मोदी जी जिस तरीके से लगातार उन्होंने गुजरात की सेवा करी और आज देश की सेवा कर रहे हैं, उनके सेवा के समर्पण के त्याग के बलिदान के 25 वर्ष 7 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। इस कड़ी में हम सेवा के कार्यों को और किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से तुरंत लोगों की सेवा के काम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सेवा के काम को आगे बढ़ाने के लिए कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट दिल्ली। नए संगठन के बाद नए संसदीय बोर्ड यानी बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। ये बीजेपी के संविधान के अनुसार सबसे एपेक्स पावर बॉडी है। इसकी तुलना पॉलिट ब्यूरो से भी कर सकते हैं। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, तमाम बड़े मंत्री और संगठन के पारंगत बीजेपी के नेता शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है अब इसमें भी नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ हद तक बदले जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी पावरफुल पार्लियामेंट्री बोर्ड है अगर बीजेपी के लिहाज से बात करें, क्योंकि अनुशासन की कार्यवाही हो या फिर विधानसभा की जीत के बाद किसे जीत के चेहरे के तौर पर यानी अगले मुख्यमंत्री के तौर पर रखना है, तमाम बड़े फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा ही किए जाते हैं। और अब उम्मीद है कि इसके बोर्ड के यानी बीजेपी बोर्ड के नामों के अंदर भी कुछ बदलाव आना संभव है। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट दिल्ली। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आज सीएम योगी ने प्रदेश के तकरीबन 3.5 लाख मिड डे मील रसोइयों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने
रसोइयों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें रसोइयों का जो मानदेय था 2000, उसको बढ़ाकर राज्य सरकार ने अब 3000 रुपये कर दिया। चूंकि इसकी घोषणा सरकार ने पहले कर दी थी, लेकिन आज उस घोषणा को धरातल पर उतारा गया। वहीं अगर हम कैशलेस चिकित्सा की बात करें तो 5 लाख रुपए तक की जो कैशलेस चिकित्सा है, राज्य सरकार ने मिड डे मील रसोइयों के लिए और उनके परिवार के लोगों के लिए ये योजना लागू कर दी है। माना जा रहा है कि इस योजना से प्रदेश भर के जो मिड डे मील रसोइये हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो महिला रसोइया हैं, उनको जो पोशाक राशि दी जाती थी 500 रुपये, उसको भी राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। अब उस राशि को 1000 रुपये तक का कर दिया गया है। देखा जाए तो आज मिड डे मील रसोइयों के लिए एक बड़ा दिन था और इस मौके पर राज्य सरकार ने उनके हित में कई बड़े कदम उठाए। रसोइया या उसके परिवार का कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा इम्पैनल्ड किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के वो उपचार करवा सके। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, उसको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा हम उपलब्ध करवाएंगे। यानी 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष आप लोग अपना उपचार किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये आपको पहले कभी नहीं मिला। अब तक आपको साल भर में एक बार 500 रुपया मिलता था ड्रेस और साड़ी के लिए। अब हम इसको 1000 रुपया और 1000 रुपया कर दे रहे हैं। यानी 500 रुपए को दोगुना करने का काम। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी घेरा है। आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को अनुचित बताते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तमाम जो सरकारें हैं पहले से योजनाएं चला रही हैं, लेकिन व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंच रहा है और इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो संबंधित सरकारें हैं। गौरतलब है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई स्थानों पर जगह जगह धरने प्रदर्शन के साथ जो आंदोलन की एक प्रक्रिया है वो देखी जा रही है और इसी को लेकर आज बसपा सुप्रीमो ने पोस्ट करते हुए आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की मांग की जा रही है उसको अनुचित बताया। देखा जाए तो इस मुद्दे पर सियासत जो है काफ़ी गर्माती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की पुरानी व्यवस्थाओं की समीक्षा के बीच कार्यशाला में काम करने वाले करीब 32 कर्मियों की सेवा से हटाए जाने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार पिछले करीब 1 माह के दौरान रामघाट और कार्तिकपुरम स्थित कार्यशाला में कार्यरत इन कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ कर्मियों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सेवा से हटाने की कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। जिस तरह से समीक्षा हो रही है पुरानी कार्रवाइयों की, इसी तरह से अब कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की ओर से पुरानी व्यवस्थाओं की समीक्षा का काम लगातार जारी है और कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों पर भी ट्रस्ट गंभीरता से ले रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, पुराने जो समीक्षा हो रहे हैं उन पर ही कार्रवाई देखी जा रही है। हालांकि करीब 32 कर्मियों को हटाए जाने के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। न्यूज़ स्टेट अयोध्या। हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस, इंडियन गैस, भारत गैस, यदि आप इनमें से तीनों में से किसी कंपनी के गैस उपभोक्ता है तो ये खबर आपके लिए खास है, क्योंकि आज गैस EKYC की मियाद खत्म होने जा रही है। भारत सरकार ने पहले ही इसकी तारीख बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई थी, जो आज शाम रविवार को खत्म होने जा रही है। लाखों गैस उपभोक्ता पोर्टल के माध्यम से नजदीकी गैस की कंपनी के माध्यम से अपनी EKYC करवा रहे हैं। यदि आप अपनी EKYC आज शाम तक नहीं करवाते हैं तो आने वाले समय में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपका कनेक्शन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगा, आपकी E-रिफिलिंग बुकिंग सर्विस नहीं ली जाएगी। ऐसी अन्य समस्याओं से अगर आपको बचना है तो आज ही अपना EKYC गैस पोर्टल के माध्यम से, गैस एजेंसी या नजदीक में आपके जो भी गैस हॉकर आपके घर पर सिलेंडर डिलीवर करने आता है उसके माध्यम से EKYC करवा ले। यदि कोई भी उपभोक्ता आज EKYC नहीं करवाता तो कल से दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ सकता है, क्योंकि सिलेंडर कंपनियां, गैस कंपनियां उस उपभोक्ता की गैस बुकिंग रिफिल नहीं लेंगी, ना ही उसको सिलेंडर दिया जाएगा।
न्यूज स्टेट के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जो मानसून है वो सक्रिय है, गतिमान है और जाता मानसून का असर अब इस समय जो है सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें तकरीबन 97 ऐसी सड़कें हैं प्रदेश की जो बाधित हैं, बंद हैं, जिसमें NH हाईवे भी हैं, स्टेट हाईवे भी हैं और ग्रामीण जो सड़कें हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। मौसम विभाग ने आगामी 26 तारीख तक जो है देहरादून समेत प्रदेश के 7 राज्यों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और जैसे जिस तरीके से चारधाम यात्रा है वो गतिमान है, तो चारधाम यात्रा को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जो है जारी की गई है और श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि हो पाए तो 26 तारीख तक जो है पहाड़ों का रुख ना करें, चारधाम यात्रा करने से बचें। अगर आप चारधाम यात्रा के बीच में हैं, अगर आते हैं तो अगर मौसम बिगड़ता है, बरसात होती है तो खुद को जो है सुरक्षित रखें। आपको बता दें शासन प्रशासन की ओर से भी लगातार जो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। हर 30 किलोमीटर के दायरे में जो है कैंप बनाए गए हैं। वहां पर SDRF, NDRF, अग्निशमन की जो टीमें हैं वो भी लगातार वहां पर मौजूद है। तो आने वाली 26 तारीख तक जो है मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। देहरादून से न्यूज स्टेट के लिए आयुष चौधरी। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे पर काकड़ा घाट के समीप ऊपरी पहाड़ी से भारी मात्रा में जो है मलबा सड़क पर आ गया। मलबे के साथ पेड़ भी जो थे सड़क पर गिरने से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पहाड़ी से आया मलबा सड़क पर जमा हो गया और रास्ता बंद हो गया। मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के लिए मौके पर जो है मशीनरी लगाई गई है और मलबा हटाने का जो काम है लगातार जारी है। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और सड़क को यातायात के लिए सुचारू करने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। फिलहाल यात्रियों से इस मार्ग पर आवाजाही के लिए जो है सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। और आपको बता दें मौसम विभाग ने भी जो है 26 तारीख तक जो है अलर्ट जारी किया है। विशेष तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में तो हो पाए अगर आप पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं तो देखा जाता है प्रदेश के जितने भी पहाड़ है, कच्चे पहाड़ है, बच्चा पहाड़ है, तो ऐसे में भूस्खलन की जो है संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अगर आप अब पहाड़ों की ओर आते हैं तो खुद को सुरक्षित रखें। अगर हो पाए तो 26 तारीख तक यात्रा करने से बचे। आपने सहयोगी के साथ न्यूज स्टेट के लिए आयुष चौधरी। एक देश एक चुनाव को लेकर हरिद्वार में संत समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, तो वहीं कई बड़े बड़े जो संत हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाबा रामदेव, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और सहित जो तमाम बड़े संत थे, उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मंथन किया और साथ ही एक स्वर में उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक और राजनीतिक मजबूती पाने के लिए देश के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत ज़रूरी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर संतों ने आज संकल्प लिया है, साथ ही साथ यहाँ इस संकल्प को लोगों तक पहुँचाने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संतों ने जिस संकल्प को अपने हाथों में लिया वो संकल्प हमेशा पूरा हुआ है और एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को जिस तरह से संतों का आशीर्वाद मिला है वो कहीं ना कहीं देश के लिए भी बहुत अहम होगा और साथ ही साथ इसकी कामयाबी के लिए भी अहम होगा। सभी संतों ने इस पवित्र श्रावण मास में आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पूरे देश के अंदर ये जो अभियान है, इस अभियान को लोगों के बीच में ले जाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, तो यहाँ संतों ने सबने आशीर्वाद भी दिया है और संकल्प भी लिया है कि इसको जो है जल्दी से जल्दी देश की संसद पास करे। देवभूमि, दिव्य भूमि हरिद्वार की इस पवित्र धरा पर अवधूत मंडल में सभी श्रद्धेय श्रेष्ठ संतजन एकत्रित हुए और एक राष्ट्र एक चुनाव, 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए, इसका उन्होंने संकल्प लिया और संपूर्ण राष्ट्र में जनता के बीच इस संदेश को पहुंचाएंगे, ये निर्णय भी किया। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी।
झांसी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सवारियां लेकर जा रही स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 दर्जन सवारियां घायल हो गईं। घायलों को तत्काल मौत के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर होने पर झांसी के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। बताया गया है कि पूरी घटना मौड़ थाना क्षेत्र के बताई गई है, जहां उज्जैन से लखनऊ जा रही एक स्लीपर बस आज सुबह हादसे का शिकार हो गई। जब बताया गया है कि बस चालक को अचानक झपकी आई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची 112 पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को मौत के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह जो है एक एक्सीडेंट की सूचना आई थी मेरी गाड़ी पे 5:50 पे। एक बस जो है खाई में पलट गई, तो मैं तत्काल घटना स्थल पर पहुंचा, देखा बस पलटी हुई है, जिसका नंबर है BR02 PC 8060 5260। काफ़ी ये इंदौर से लखनऊ के लिए जा रही थी। घायल लोग 5-6 लोग हमको मिले, जिनको हमने जो है एम्बुलेंस पे बैठाकर इलाज हेतु CSC मोड भेज दिया है। सहयोगी कैमरामैन सत्यम पुरी के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। गणेश उत्सव से ठीक पहले मुंबई में हुआ एक बड़ा हादसा। भुलेश्वर इलाके में गणेश प्रतिमा के आगमन समारोह के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। जय अम्बे चौक के बलराम मर्चेंट रोड पर अचानक भुलेश्वर के राजा इस पंडाल की 22 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा गिरने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत करीब 5 लोग घायल हुए। घायलों को तत्काल नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, BMC की टीम, मुंबई पुलिस की टीम मौके पर राहत बचाव के लिए पहुंची थी। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जाती है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। द्वारका सेक्टर 23 इलाके की रहने वाली और रक्षा मंत्रालय में तैनात ASO नाजिया खानम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवारजनों को इसकी सूचना नाजिया के ससुर ने दी और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। 21 अगस्त का यह पूरा मामला है। जब मामले की जानकारी परिवारजनों को मिली, तब परिवारजन दिल्ली पहुंचे और द्वारका के सेक्टर 23 में जाने के बाद FIR दर्ज कराने की बात की गई। वहीं अब परिवारजन साफ तौर पर SHO और अन्य पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। बड़ी मशक्कत के बाद ये FIR दर्ज हुई। इतना ही नहीं, परिवारजनों ने आरोप लगाया और साफ तौर पे तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए नाजिया के ससुर, उनकी माता और अब उसके नाजिया के पति पर आरोप लगे हैं। हालांकि नाजिया के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब आगे की जांच करती हुई नजर आ रही है। 21 अगस्त का पूरा मामला था। ASO के पद पर ये नाजिया खानम तैनात थी। तमाम तरह के सवाल लगातार FIR दर्ज होने के बाद भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। परिवारजनों की मांग है कि इस पूरे मामले में CBI की जांच होनी चाहिए। परिवारजनों ने नाजिया का शव भी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आज देर शाम पोस्टमार्टम होने के बाद नाजिया के परिवारजन नाजिया का शव लेकर बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं। नाजिया मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी। दिल्ली पुलिस लगातार पूरे मामले में जांच करती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा आने वाले समय में जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वहीं अगर बात की जाती है नाजिया के पति की, तो नाजिया का पति एक ट्रक ड्राइवर है। तमाम तरह के सवाल लगातार खड़े हैं, जाँच जारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से देखना होगा आगे जाँच में क्या कुछ निकल कर अब सामने आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बाजा के साथ सैयद वसली, दिल्ली। हरिद्वार और नरौरा से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर के गंगा बैराज के गेटों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहां से भी बड़े पैमाने पर पानी को आगे डिस्चार्ज किया जा रहा है। गंगा बैराज के सभी 30 गेट खुले हुए हैं और उनकी ऊंचाई भी लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर पानी आगे की ओर डिस्चार्ज हो रहा है और जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि गंगा का प्रवाह क्षेत्र एक विशाल एरिया में फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है और जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से महज 20 सेंटीमीटर दूर है। ऐसे में
तमाम उन गांवों के लिए खतरे की घंटी शुरू हो गई है जो निचले क्षेत्रों में स्थित हैं। आपको बता दें कि गंगा के जलस्तर को देखते हुए कानपुर के बाढ़ संभावित क्षेत्रों के करीब 176 गांवों को अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने इन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही साथ राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर करीब 35 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। इन चौकियों के जरिए जलस्तर और संभावित बाढ़ की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। प्रशासन की टीमों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें कि कटनी के तमाम गांव ऐसे हैं जहां खेतों तक पानी पहुंच गया है और तेजी से गांव की ओर पानी बढ़ रहा है। ऐसे में इन गांवों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा है, तो ऐसे में कानपुर में जो तमाम गंगा घाट है वहां पर भी बेहद सावधानियां बरती जा रही है। गंगा घाटों की स्थिति भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो घाट की सीढ़ियां हैं वो पूरी तरीके से गंगा के पानी में डूब गई हैं। जहाँ लोग स्नान किया करते थे वह स्नान का जो स्थान है वो काफ़ी गहरा हो गया है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वे गंगा में गहरे जल में ना जाएं। तमाम स्थानों पर नहाने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। गंगा में बोट चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। गंगा में मछलियों का शिकार करने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिससे किसी भी तरीके के हादसे से बचा जा सके। वहीं लगातार जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन नज़र बना करके रखे हुए है उन गांवों में, खास तौर पर जहां पर पानी सबसे पहले पहुंचता है वहां पर लोगों को ताकीद कर दिया गया है कि वह संभावित बाढ़ के खतरे के लिए तैयार रहें। वीडियो जनता से खान सर, सेम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।